नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट 2 है और टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स कि निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को कलानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें सावलदा संस्कृति लिखी हुई है, प्रभात संस्कृति और रंगपुर संस्कृति। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका टाइमलाइन क्या है। जो सावलदा संस्कृति है या सावलदा कल्चर जो है ये आपका 2300 से लेकर के 2000 बीसी में था, ठीक है। उसके बाद अगला लिखा हुआ है इसी में प्रभास कल्चर, जो कि आपका 2000 से लेकर के 1400 बीसी का कल्चर था, और रंगपुर कल्चर आपका था 1700 से लेकर के 1400 बीसी तक। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। एक तरफ जैन ग्रंथ लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ रचनाकार लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है स्यादवाद मंजरी। स्यादवाद मंजरी आपका मल्ली सेन का था, ध्यान रखिएगा। तो पहला तो इनकरेक्ट है। उसके बाद है आपका अगला न्यायावतार। न्यायावतार आपका फ्रेंड्स था सिद्धसेन दिवाकर का, जो लास्ट में लिखा हुआ है। और श्लोक वार्तिक ये आपका विद्यानंद स्वामी का ही था। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद प्रवचन सार जो था, ध्यान रखिएगा, ये आपका कुंद कुंद का था। प्रवचन सार किसका था? कुंद कुंद। तो इस तरह से सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ आपको जैन ग्रंथ, एक तरफ आपको आप कह सकते हैं संरक्षक राजाओं के नाम है। मतलब एक तरफ बौद्ध धर्म है कि कुछ बौद्ध धर्म के कुछ आप कह सकते हैं जो राजा हैं और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और दूसरी तरफ उनका किंगडम लिखा हुआ है। और आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो सबसे पहला है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत आपके कौशल नरेश थे, जो कि बिल्कुल सही है। आपको इनकरेक्ट यहां पर खोजना है, तो ए ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। उसके बाद है दूसरा यहां पर प्रद्योत। प्रद्योत आपके वत्स नरेश ना होकर के क्या थे? ये आपके अवंती नरेश थे, ध्यान रखिएगा, अवंती किंग। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के शासक थे। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इनके टाइम पर हुई थी कुंडलग्राम कश्मीर में। और हर्षवर्धन जो थे आपके पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट था, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर दोबारा चयन करना है। एक तरफ सेंट लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ मेजर सेक्ट्स लिखे हुए हैं। मतलब एक तरफ संत हैं, दूसरी तरफ प्रमुख समुदाय है। तो माधवाचार्य ये आपके ब्रह्म संप्रदाय के थे, ध्यान रखिएगा, माधवाचार्य। और जो आपके विष्णु स्वामी है, विष्णु स्वामी आपके रुद्र संप्रदाय के थे, ठीक है। तो आप देख लीजिए रुद्र दर्शन यहाँ पर लिखा हुआ है विष्णु स्वामी में। तो वल्लभाचार्य जो लिखा हुआ है ये आपके पुष्टि मार्ग संप्रदाय के थे। तो वल्लभाचार्य आपके पुष्टि मार्ग के हो जाएंगे। और डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, स्वामी हरिदास आपके सखी संप्रदाय के थे, या सखी आप कह सकते हो दर्शन के थे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ भारतीय दर्शन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक लिखे हुए हैं, मतलब देयर प्रमोटर्स। तो सबसे पहला है सांख्य दर्शन। जो सांख्य दर्शन था, ध्यान रखिएगा, ये महर्षि कपिल का ही था। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा फिलॉसफी, ये आपकी आप कह सकते हैं महर्षि जैमिनी की थी, मीमांसा फिलॉसफी। उसके बाद यहाँ पर वेदांता फिलॉसफी लिखी हुई है, ये आपकी महर्षि व्यास की थी। तो बी और सी इनवर्सली रिटर्न है, ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कि वैष्णव धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें दशावतार मंदिर लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो दशावतार टेम्पल है ये आपका देवगढ़ में है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद है अगला
कि शैव धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर लिखा हुआ है वो लिखा है राज राजेश्वर मंदिर। तो राज राजेश्वर मंदिर आपका आप कह सकते हैं शैविज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और ये कहां पर है? तो ये आपका तंजौर में है। तंजौर कहां पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि मेजर टेम्पल रिलेटेड टू शक्तिज्म, आप कह सकते हो शक्ति धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर लिखा हुआ है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। तो ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये आपका कोलकाता में है। तो सारे ही ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। इनकरेक्ट आपको चयन करना था, इनकरेक्ट कोई लिखा नहीं हुआ, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ वेद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उपवेद लिखे हुए हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, जो कि बिल्कुल सही है। सामवेद का उपवेद आपका गंधर्व वेद है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। यजुर्वेदा का उपवेद है आपका धनुर्वेद, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। अथर्ववेदा का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद नहीं है, गंधर्ववेद उपवेद है सामवेद का। अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्पवेद, ध्यान रखिएगा, शिल्पवेद। ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Who among the following scholar has told the original abode of Aryans to the North Pole? इनमें से किस विद्वान ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है, या उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने बताया था? तो ध्यान रखिएगा, पंडित बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन लिखी हुई है। एक तरफ साइट है और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं उनकी लोकेशन है। तो सबसे पहले मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो दैमाबाद है ये आपका महाराष्ट्र में है, कालीबंगा आपका है राजस्थान में, और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। ठीक है। तो इस तरह से बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके ऋग्वेद के मंडल लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके ऑथर या रचयिता का नाम लिखा हुआ है। तो जो द्वितीय मंडल है उसके ऑथर आपके गृहस्थमत थे, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद है बी ऑप्शन इसी में कि जो फोर्थ मंडल था ऋग्वेद का उसके वामदेव रचयिता थे, जो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में है कि छठा मंडल भारद्वाज ऋषि ने लिखा था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन है कि आठवां जो मंडल था अष्टम मंडल, ये आपका वशिष्ठ ने लिखा था, जो कि बिल्कुल गलत है। वशिष्ठ के द्वारा सातवां मंडल लिखा हुआ गया था, 7th आप कह सकते हैं जो मंडल था ऋग्वेद का, वो वशिष्ठ ने लिखा था। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट का ही चयन करना था, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेन। आप कह सकते हैं कि शासकों को उनके शासनकाल के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सबसे पहले मोहम्मद शाह रंगीला, तो इसका कार्यकाल 1719 से लेकर के था आपका 1748। अहमद शाह अब्दाली आपका 1748 से हम कह सकते हैं 1754। और आलमगीर सेकंड जो था आपका, ये था आपका 1754 से लेकर के 1758। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रेन। मुगल शासकों को उनके शासन काल के आधार पर आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। शाहजहां का जो रेन था वो 1627 से लेकर 1658 तक था। जहांगीर का जो कार्यकाल था ये आपका 1605 से लेकर के 27 तक था, 1627 तक। और हुमायूं का था 1530 से लेकर के 1556 तक। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। राज्यों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो अहमदनगर जो था इसका एस्टेब्लिशमेंट होता 1490 में। गोलकुंडा, बीजापुर का गोलकुंडा, ये आपका 1512 में स्टेब्लिश किया गया। और जो बिदर है ये आपका 1527 में स्टेब्लिश किया गया। तो आप कह सकते हैं जो यहाँ पर एक्चुअली कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ जो सी लिखा है वो बी होगा और यहाँ पे आपका सी होगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, 1, 2 और 3। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दीवाने वकूफ आप कह सकते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पे, ये आप कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर था। दीवाने अमीर कोही ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर था।
और तो अब इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सारे ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। मिरातुल अखबार, तो ये एक पत्रिका थी, या आप कह सकते हैं समाचार पत्र है, तो आपको बताना किस भाषा में था ये। तो मिरातुल अखबार उर्दू में ना होकर के किस में था, ये आपका पर्शियन में था, पर्शियन लैंग्वेज में था, या फारसी आप भाषा में कह सकते हैं, ये एक जर्नल था। बाकी संवाद कौमुदी आपका बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, राष्ट्र गुफ्तार आपका गुजराती न्यूज़पेपर था, वंदे मातरम इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं, आपको इनकरेक्ट का चयन करना था, तो ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड? सबसे पहले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आईएनसी में या इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब अपॉइंट किया गया था? तो आप कह सकते हैं जो इलाहाबाद सेशन हुआ था 1888 का, इलाहाबाद सेशन था 1888 का। इसमें जॉर्ज यूले, ये आपका पहला आप कह सकते हैं अंग्रेज प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द आईएनसी जॉर्ज यूले हैड बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। तो 1888 का जो इलाहाबाद का सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें जॉर्ज यूले आप कह सकते हैं कि पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट था आईएनसी का। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन वाज द मदन मोहन मालवीय इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी? मदन मोहन मालवीय को आईएनसी का प्रेसिडेंट कब बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1909 का जो लाहौर सेशन था, 1909 का जो लाहौर सेशन था, या आप कह सकते हैं जब इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 आया था, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, तो उस टाइम पे आईएनसी का जो सेशन हुआ था लाहौर में, उसमें हम कह सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय को प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। एक तरफ युद्ध लिखे हुए, दूसरी तरफ उनका सन लिखा हुआ है। तो बैटल ऑफ सारागढ़ी ये आपका 1897 में हुआ था, बैटल ऑफ इम्फाल ये आपका 1944 में हुआ था, और बैटल ऑफ किंटूर ये आपका 1858 में हुआ था। सारे ही ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गलत नहीं लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ बैटल लिखा, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि सन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है सीज ऑफ कुडालोर। कुडालोर की जो घेराबंदी थी ये 1791 में नहीं हुई थी, ध्यान रखिएगा, ये आपको हुई थी 1783 में, ठीक है। उसके बाद सीज ऑफ कोयम्बटूर ये आपको 1791 में हुआ था, सीज ऑफ कोपार ये भी 91 में हुआ था, और जो नंदी दुर्ग का घेराबंदी था ये भी आपका 91 में हुआ था। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट का चयन करना था, तो ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको दोबारा चयन करना है। एक तरफ युद्ध लिखे हुए, दूसरी तरफ विनर का नाम लिखा हुआ है, बैटल में कौन जीता था। तो सबसे पहले जो चौसा का युद्ध हुआ था ये आपका शेर शाह सूरी उसमें विनर था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। घाघरा के युद्ध में ध्यान रखिएगा बाबर जीता था, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, और आपको चयन करना है विद रिलेटेड रिगार्डिंग टू द सेंटर एंड द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें किस केंद्र में कौन से नेता थे, उससे संबंधित आपको गलत वाक्य का चयन करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो गजाधर सिंह थे ये आपके रायपुर के नहीं थे, ये आपके रायपुर के लीडर ना होकर के कहां के थे, गोरखपुर के लीडर थे। गोरखपुर के लीडर किसमें थे, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था। बाकी बरेली में लीडरशिप किया था खान बहादुर खान ने, इलाहाबाद में लियाकत अली, और संभलपुर में सुरेंद्र शाही, ठीक है। तो बाकी सारे करेक्ट लिखे हैं, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो बी ही हमारा सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो सी ही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रायपुर नहीं होगा, यहां आपका गोरखपुर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिलेटेड टू द लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस। मतलब लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि हुई थी उससे संबंधित निम्नलिखित राज्यों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कि सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के सब्सिडरी अलायंस में किसको शामिल किया गया था, किस राज्य को। तो उस हिसाब से सबसे पहले वाला, फिर उसके बाद। तो पेशवा ये आपका मराठा किंगडम था, ध्यान रखिएगा, और ये आपका इस पे सब्सिडरी अलायंस या जो सहायक संधि थी वो लागू की गई थी 1802 में। मैसूर में हुआ था आपका 1799 में। फोर्थ आंग्ल मैसूर वार आप कह सकते हैं, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की आप कह सकते हैं हार के बाद, या श्रीरंगपट्टनम की गेट पे उसकी मृत्यु के बाद जो मैसूर किंगडम था वो इंग्लिश टेरिटरी में शामिल कर लिया गया था विद इन द सब्सिडरी अलायंस या फिर सहायक संधि के द्वारा। और जो सिंधिया था, है ना, ये आपका 1803 में शामिल किए गए थे।
ठीक है, ये भी एक मराठा कॉन्फेडरेसी था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पर हुआ था। सिक्किम का पूर्ण विलय लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पर हुआ था, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि तिब्बत का जो एनेक्सेशन था वो एलन बरो के टाइम पे हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। तिब्बत का जो एनेक्सेशन था या तिब्बत का पूर्ण विलय आप कह सकते हैं कर्जन के टाइम पे हुआ था। उसके बाद सिंध का विलय हुआ था एलन बरो के टाइम पर, लॉर्ड एलन बरो के टाइम पर। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है कि भारत स्त्री मंडल सरला बाला देवी चौधरानी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सोशल सर्विस लीग आप कह सकते हैं नारायण मल्हर जोशी, और सेवा समिति हृदय नाथ कुंजरू इससे संबंधित है। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। बाल पाकरम राष्ट्रीय उद्यान, ये मेघालय लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। माउलिंग नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, ये सिक्किम में नहीं है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो जो माउलिंग नेशनल पार्क है या माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी नरेरा वैली नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बांग्लादेश को के बॉर्डर को कौन से स्टेट टच करते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय के बाद मिजोरम, फिर आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद असम। इतने स्टेट हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करते हैं। तो आप देख लीजिए लिस्ट में कौन सा शामिल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो सिक्किम लिखा हुआ है, सिक्किम बांग्लादेश के बॉर्डर को टच नहीं करता है। बाकी सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ चाइना। चाइना के बॉर्डर को कौन टच करता है, तो उसमें आपका आ जाएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से देखिए कि असम इस लिस्ट में कहीं पे भी शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इनकरेक्ट ऑप्शन का ही आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कि चिनूक, जो कि एक गर्म शुष्क हवा है, हॉट ड्राई विंड है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन इनकरेक्ट का आपको चयन करना है। तो फोन जो है ये भी आपकी हॉट ड्राई विंड है, खमसिन भी आपकी हॉट ड्राई विंड है। सिरोक को ध्यान रखिएगा, ये हॉट तो है लेकिन ड्राई विंड नहीं है, ये आपकी मॉइस्ट विंड है। ठीक है, तो ये आर्द्र हवा है, शुष्क हवा नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। करेक्ट ऑप्शन आपको चयन करना है। तो एक तरफ जनजातियां लिखी हुई है, दूसरी तरफ की वो कहां पर पाई जाती हैं। तो स्वाहिली जनजाति जो है ध्यान रखिएगा तंजानिया और केनिया में ही पाई जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, और करेक्ट का ही आपको चयन करना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी माओरी जो जनजाति है ये आपकी न्यूजीलैंड की है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो किर्गिज जनजाति है, किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान में ही पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं सेंट्रल एशिया। और जो फ्लेमिश जनजाति है ये आपकी बेल्जियम की है। ठीक है, ब्रुसेल्स के पास। तो बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड हैं, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना है। एक तरफ नदी लिखी हुई है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी लिखी हुई है। तो झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा रिवर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी इंडस की सहायक नदी आपकी 20 हो जाएगी। जो रावी की सहायक नदी है ये आपकी हो जाएगी बूढ़िल, और ये यमुना की सहायक नदी हो जाएगी टोन्स रिवर। ठीक है, तो बाकी सारे इनकरेक्ट लिखे हुए हैं, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। नर्मदा रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नर्मदा की जो मेन स्ट्रीम है ध्यान रखिएगा वो आपकी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इतने राज्यों से होकर के बहती है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र झारखंड से होकर के नहीं बहती है, तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कृष्णा रिवर है ये आपकी छत्तीसगढ़ से होकर के नहीं बहती है। कृष्णा रिवर कहां से जाती है, एक आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से इन चार राज्यों से होकर के कृष्णा नदी की मेन स्ट्रीम होकर के बहती है, छत्तीसगढ़ से नहीं बहती है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट कम अंडर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, शारदा, वैगई, ये आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह जो भारत पूजा है ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, मतलब कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है, तो वो आपकी भारत पूजा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको यहाँ पर चयन करना है। तुंगभद्रा डैम ये आपका ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है।
जो मैथन डैम है, मैथन डैम आपका झारखंड में है, बिलासपुर डैम आपका राजस्थान में है, तो मेट्यूर डैम तमिलनाडु में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, डी। ठीक है, तुंगभद्रा डैम फिर से बता दे रहा हूं कर्नाटक में है, मैथुन डैम आपका झारखंड में है, और बिलासपुर डैम जो है ये आपका राजस्थान में है। इस हिसाब से मेट्यूर डैम आपका तमिलनाडु में ही है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। सबसे पहले लिखा है नागार्जुन सागर डैम, जो कि कृष्णा नदी के ऊपर ही है, जो कि बिल्कुल सही है। हीराकुंड डैम आपका ध्यान रखिएगा बानस के ऊपर नहीं है, महानदी के ऊपर है। हीराकुंड डैम आपका महानदी के ऊपर है। बागड़ा नांगल डैम आपका सतलुज रिवर पे है, तो ए और सी बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट का ही आपको चयन करना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके जलप्रपात लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो तीरथगढ़ जलप्रपात, ये आपका ध्यान रखिएगा रायपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये आपका बस्तर जिले में है। जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ये आपका बस्तर जिले में है। बस्तर जिला कहां पर है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। हुंडरू जलप्रपात जो है ये आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में है। रांची कहां पर है, झारखंड में है। और उसके बाद आपका चचाई जलप्रपात जो है ये आपका रेवा डिस्ट्रिक्ट में है। रेवा कहां पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तीरथगढ़ फॉल्स जो है ये आपका बस्तर जिले में है, और बस्तर जिला कहां पर है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। चंदुबी झील ये आपकी असम में है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद बेला सागर झील ये आपके उत्तर प्रदेश में, ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद जो भोजताल झील है ध्यान रखिएगा ये आपका उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और उसके बाद जो स्मोगो झील है ये आपका सिक्किम में ही है। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड नहीं होगा, क्या होगा, मध्य प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, नेशनल हाईवे 65 डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है, तो जो नेशनल हाईवे 65 है ये आपका आंध्र प्रदेश से होकर के जाता है, महाराष्ट्र से होकर के जाता है, कर्नाटक से होकर के जाता है, और तेलंगाना से होकर के जाता है। तो इस हिसाब से आप देखिए यहां पर जो केरला लिखा हुआ है यहां से आपका नेशनल हाईवे 65 होकर के नहीं गुजरता है। बाकी यहां पर लिखा हुआ है कि जो नेशनल हाईवे 138 है ये आपका कहां से होकर के जाता है। ये पूछ रहा कि कहां से होकर के गुजरता है, ध्यान रखिएगा यहां पर नहीं पूछा है, तो तमिलनाडु से होकर के जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, नेशनल वाटरवे 1 डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है किस राज्य से होकर के नहीं बहता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये आपका 1620 किलोमीटर का जलमार्ग है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इतने राज्यों से होकर के जाता है। तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से होकर के नहीं बहता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बालतोरो हिमनद, बालतोरो हिमनद ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में ही है, उत्तरकाशी में। मीलम ग्लेशियर जो है ये भी आपका उत्तराखंड में, और पिंडारी ग्लेशियर जो है ये भी आपका उत्तराखंड में है, नंदा देवी में। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर आपका नंदा देवी में है, गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में। मीलम भी आपका उत्तराखंड में है, लेकिन जो बालतोरो ग्लेशियर ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 39, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको दोबारा चयन करना है। एक तरफ देश लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी लिखी हुई है। तो गुयाना की जो कैपिटल है ध्यान रखिएगा ये आपकी जॉर्ज टाउन है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, और मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है। तो सारे ही करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओमान की कैपिटल जो है आपकी मस्कट ही है, ध्यान रखिएगा। इसमें मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे करेक्ट लिखे हुए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, सारे करेक्ट लिखे हुए, क्योंकि ओमान की कैपिटल आपकी मस्कट ही है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट लिखे हुए, तो ये एक छोटा सा मिसप्रिंट था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। एक तरफ है कंट्री और दूसरी तरफ आपको बताना है कि वो देश किस महाद्वीप में है। तो वेनेजुएला आपका साउथ अमेरिका में है, अर्गा आपका साउथ अमेरिका में है, यूक्रेन साउथ अमेरिका में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका यूरोप में है। ठीक है, यूरोप में है यूक्रेन। बाकी सूरीनेम आपका साउथ अमेरिका में, ये सूरीनेम, फ्रेंच गुनिया, गुयाना, ये तीनों लाइन से हैं, गुयाना, सूरीनेम और फ्रेंच गुनिया, ये आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो
यहाँ पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र और आगे लिखा हुआ है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में इसमें से कौन सा होगा? तो आप कह सकते हैं तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो झारखंड है, झारखंड में आपका पलामऊ टाइगर रिजर्व है। तो इस हिसाब से देखिए केवल सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। कर्नाटक में हम कह सकते हैं कि दंदेली अंशी बाघ अभ्यारण्य या दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व मौजूद है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज उदांती सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य? तो उदांती सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ यहां पर दो ऑप्शन में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला पार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में आपका ध्यान रखिएगा उदांती सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसी के साथ एक और नाम याद रखिएगा, अचानक मर, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में ही है। बाकी यहां पर ऑप्शन में कर्नाटक भी दिख रहा है, तो कर्नाटक में भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखिएगा, भद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु में जो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी को अन्नामलाई भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स एटलीस्ट याद रखिए आप लोग। यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। अरेंज द फॉलोइंग यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑफ देयर नोटिफिकेशन। तो आपको बताना है कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है इनके अधिसूचना के वर्ष के आधार पर। तो यहाँ पर हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये आपका कब शामिल किया गया था यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो ये आपका शामिल किया गया था 2017 में। उसके बाद धोलावीरा आपका शामिल किया गया है अभी लेटेस्ट 2021 में, और जयपुर सिटी शामिल किया गया था 2020 में। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ स्टेट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ रामसर साइट्स लिखा हुआ है। तो राजस्थान में 3 रामसर साइट नहीं है, राजस्थान में 2 रामसर साइट है, बाकी हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में 3 रामसर साइट मौजूद है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 होगा, बाकी सारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। लार्जेस्ट रामसर साइट का आपको नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा जो सुंदरबन वेटलैंड है ना, ये आपका लार्जेस्ट रामसर साइट है। और स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है? तो ये आपका रेणुका वेटलैंड है। रेणुका जो वेटलैंड है ये आपका स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं रामसर साइट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोविजन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस हैव बीन गिवन? मतलब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है? तो आप कह सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 223। यहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की बात की गई है। वहीं पर अगर आर्टिकल 2 to 4 की हम बात करें तो यहां पर एडिशनल और एक्टिंग जजेस की नियुक्ति की बात की गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडिशनल और एक्टिंग जजेस की अगर हम बात करेंगे, मतलब अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेंगे, तो यह अनुच्छेद 224 में है। वहीं पर अगर हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करेंगे तो वो आर्टिकल 223 में है, अनुच्छेद 223 में। तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। एक तरफ हाईकोर्ट है, दूसरी तरफ ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेघालय है ये आपका 2000 में नहीं हुआ था इस्टेब्लिश, ये आपका मेघालय हाईकोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 2013 में, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए, डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब राज्यों को विधानसभा की सीटों की संख्या के अनुसार आपको गलत वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में 60 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, जो कि बिल्कुल सही है। मणिपुर में भी 60 है, नागालैंड में भी 60 है, लेकिन आप कह सकते हैं मिजोरम में 60 नहीं है, मिजोरम में आपके केवल 40 सीट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। अनुच्छेद 171 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभाओं के गठन की बात कह रहा है कि अनुच्छेद 171 में, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 171 में कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, ध्यान रखिएगा। विधान परिषदों के गठन की बात 171 में की गई है, ना कि विधानसभाओं के गठन की बात। तो पहला इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए 170। आर्टिकल 172 लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल, अनुच्छेद 172 में, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। वहीं पर आर्टिकल जो 170 है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ही आपको ढूंढना था।
सॉरी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला तो अभी हम लोगों ने देखा है 171 में था ना, तो 170 में क्या है, 170 में आपका कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है और 171 में आपका कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इस हिसाब से बाकी सारे ऑप्शन गलत है, केवल बी ऑप्शन हमारा जो है आर्टिकल 172 ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल, तो इसलिए बी ऑप्शन ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। अनुच्छेद 176 लिखा हुआ है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। 176 में आप कह सकते हैं कि गवर्नर द्वारा या राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण की बात की गई है। आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 में लिखा हुआ है कंस्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द स्टेट, राज्यों में विधायिकाओं का गठन, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और 169 में बात की गई है अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट, मतलब अनुच्छेद 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान। तो तीनों ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा था कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्टेट्स, तो या फिर स्पेशल स्टेटस जो स्टेट्स को दिया गया है कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से, जैसे आर्टिकल 371F ये कर्नाटक की बात नहीं करता है, ये बात करता है सिक्किम की। आर्टिकल 171G जो है यहां पर मिजोरम की बात की गई है, और 171I में गोवा की बात की गई। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट डिस्कस किया था पॉलिटी का। तो पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट आप देखिएगा, आर्टिकल 371F जो है उसमें सिक्किम की बात की गई है, ना कि कर्नाटक की। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 52, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स हैड बीन फॉर्म्ड इन 1960, किसकी अध्यक्षता में 1960 में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर एक समिति का गठन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वी आर राव की अध्यक्षता में हम कह सकते हैं कि 1960 में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर एक समिति का गठन किया गया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वाज द वर्किंग ग्रुप वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन कृष्णैया? तो ये पूछा जा रहा है कि सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए एन रामाकृष्णैया की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये गठन हुआ था 1972 में। ठीक है, मतलब सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए एन रामाकृष्णैया की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन हुआ था 1972 में। तो बी ऑप्शन हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। आर्टिकल 243A, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ग्राम सभा की बात की गई है। आर्टिकल 243B में कंपोजिशन ऑफ 243B में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की, और 243C में बात की गई है कंपोजिशन ऑफ पंचायत की। ठीक है, तो 243A 243A में बात की गई है ग्राम सभा की, 243B में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की, और 243C में बात की गई है कंपोजिशन ऑफ पंचायत की। तो यहां पर आप कह सकते हैं, पूछा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सारे इनकरेक्ट तरीके से मैच है, तो हम डी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, नॉन ऑफ दी अबव। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, Which of the following feature of the Constitution has not been taken from the US Constitution? तो फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, ये तीनों ही आपके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। लेकिन यहां पर जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ये आपका ब्रिटिश आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, करेक्ट ऑप्शन का ये आपको चयन करना है। लिखा हुआ है 10th शेड्यूल को लिखा है ऐड किया गया था 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि बिल्कुल गलत है। जो आपकी 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल कानून की बात की जाती है, वो ऐड हुआ था आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ध्यान रखिएगा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो यहां पर होगा 52nd, और ये आपका एक्ट आया था 1985 में। उसके बाद है 11th शेड्यूल, जिसमें पंचायती राज की बात की जाती है, पंचायतों की, तो 72nd लिखा हुआ है 72वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि गलत लिखा हुआ है, ये आपका 73rd होगा। और यहाँ पर सन भी गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा 1991 में आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुआ था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 1992 में। उसी तरह अगर 12th शेड्यूल की हम बात करें, तो ये आपका हुआ था 74th या फिर 12th शेड्यूल, जिसमें हम लोग म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं, तो म्यूनिसिपैलिटीज ऐड की गई थी आपकी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि आपका 1992 में ही हुआ था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखिएगा कि बाकी दोनों तो गलत लिखे हुए हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेकिन जो 11th और 12th शेड्यूल है, दोनों ही ऐड हुए थे 1992 में। क्यों? क्योंकि जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था या फिर जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये दोनों ही लाए गए थे 1992 में।
ठीक है, तो ईयर के साथ भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोनों ही 1992 के हैं, है ना, मतलब पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज अंडर 11th एंड 12th शेड्यूल दोनों ही आपके 1992 में ऐड किए गए थे। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द 4th नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव बीन गिवन इन द 6th शेड्यूल। छठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेट उसमें शामिल नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 नाम याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस हिसाब से आप देखिए जो मणिपुर है वो कहीं पे भी इस लिस्ट में नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या नहीं लिखा हुआ है, इसमें आप मेघालय और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो कि एक आप कह सकते हैं गांधीयन विचारधारा है डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आर्टिकल 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, मौलिक कर्तव्य की बात करता है। और आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीनों ही करेक्ट लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर कि कौन सा करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ आपकी कमेटी लिखी हुई है और दूसरी तरफ अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है। तो प्रेस गैलरी कमेटी, ध्यान रखिएगा, ये आपकी उषा नाथ सेन की ही थी, जो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। प्रेस गैलरी कमेटी जो थी, प्रेस दीर्घा समिति, ये उषा नाथ सेन की ही थी। ठीक है, उसके बाद जो हाउस कमेटी लिखा हुआ है, हाउस कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया इसके चेयरमैन थे और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे, तो आप कह सकते हैं टोटल 7 मेंबर्स थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर केटी शाह नहीं थे, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन मेंबर थे आप ये देख लें। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 60 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन कौन कौन मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो एक तो आपके थे BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके बाद थे आपके N गोपालास्वामी अयंगर। उसके बाद आप कह सकते हैं अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद N माधव राव और TT कृष्णामाचारी। तो ये टोटल 7 मेंबर्स थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में, जो कि चेयर की गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। दिस एक्ट हैड फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू सेपरेट ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मेघालय विद इन द स्टेट ऑफ असम। मतलब मेघालय किस आप कह सकते हैं अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो 22वां जो अमेंडमेंट एक्ट था 1969 में, इसके द्वारा मेघालय असम से एक ऑटोनोमस स्टेट मेघालय अलग किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो दिस एक्ट हैड रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। मतलब किस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो 61वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 1989 का, उसके द्वारा जो आप कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, राज्य विधानसभाओं में जो चुनाव होते हैं उसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, वेयर इज द राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लोकेटेड। तो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मतलब राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर है, राजीव गांधी, तो हम कह सकते हैं नागपुर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि वेयर इज द सेंट्रल लिपरेसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू कहां पर है, ये आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका करनाल में ही है। करनाल कहां पर है, हरियाणा में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में ये, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ये आपका न्यू दिल्ली में है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। एक तरफ लिखा हुआ है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिखा हुआ है पणजी गोवा, तो जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप कह सकते हैं कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका रुड़की में है। ठीक है,
उसके बाद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कटक में ही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, ये आप कह सकते हैं गोवा में है या पणजी में है, ठीक है। तो ए और सी इनवर्सली रिटर्न है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, आपको करेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 66, अरेंज दी फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कन्वेंशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो नगोया प्रोटोकॉल ये आपका हुआ था 2010 में, किगाली अमेंडमेंट अभी हाल ही में हुआ था 2016 में, और मिनीमाता कन्वेंशन हुआ था 2013 में। तो इस हिसाब से हम देखेंगे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन वाज द स्टॉकहोम कन्वेंशन इनेक्टेड। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब लागू किया गया था? तो 2004 में स्टॉकहोम कन्वेंशन लागू किया गया था। और बून कन्वेंशन कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1983 में हुआ था। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फिर धन शोधन निवारण अधिनियम, ये आपका 2002 में इनेक्ट किया गया था। और व्हेन वाज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट इनेक्टेड, मतलब सरकारी प्रतिभूति अधिनियम कब लाया गया था? तो ये आपका 2006 में लाया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 2002 का था, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट आपका 2006 का था। अगला क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन वाज द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इंप्लीमेंटेड। बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी? 2006 में लागू की गई थी। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका 1999 में लाया गया था। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम ये आपकी हो जाएगी 2006, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये आपका हो जाएगा 1999। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70, अरेंज द फॉलोइंग बैंक्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। पंजाब नेशनल बैंक को इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1894 में। इलाहाबाद बैंक एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1865 में, और बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1906 में। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। दंतेवाला कमेटी ये आपकी रिलेटेड थी पॉवर्टी एस्टिमेशन से। तो दंतेवाला समिति पॉवर्टी एस्टिमेशन यहां पर लिखा हुआ है। गुईपुरिया जो कमेटी थी ये आप कह सकते हैं बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी थी। तो ए ऑप्शन में चला जाएगा। तो इस हिसाब से जो गोस्वामी कमेटी थी आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड थी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पे चयन करना है। न्यायमूर्ति एमबी शाह समिति ये आपकी ब्लैक मनी से रिलेटेड थी, जो कि बिल्कुल सही है। विवेक देवराय समिति आपकी रेलवे के पुनर्गठन या फिर रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड थी। और सुखमय चक्रवर्ती समिति आपकी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मौद्रिक नीति की समिति थी। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, 1997 में पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो आप कह सकते हैं पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर तारापुर, एसएस तारापुर कमेटी, एसएस तारापुर कमेटी है ना। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर ये कमेटी थी, 1997 में गठित हुई थी। और पूछा गया है कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी? अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर पर 1973 में। तो ये आपकी भगवती कमेटी थी। तो इस हिसाब से आप देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है? जैसे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है आपका, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आपका क्या होता है? इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक आपका करंट अकाउंट होता है और एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में आपके सारे आप कह लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आते हैं, और जो कैपिटल अकाउंट है इसमें निवेश रखा जाता है, ठीक है, जो कैपिटल आप कह सकते हो। तो यहां पर जो कैपिटल अकाउंट है ये निवेश के लिए होता है। और फुल कन्वर्टिबिलिटी की अगर बात की जाए तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या दर्शाता है कि जो व्यक्ति इंडिया से फॉरेन जा रहा हो वो भारत के रुपए को चाहे कितने भी चाहे डॉलर में कन्वर्ट कर ले, ताकि विदेश में जाकर के वहां के कुछ एसेट्स वो परचेज कर पाए, ठीक है। और जो लोग जैसे जो एनआरआई इंडियंस होते हैं जब वो भारत आ रहे हैं तो वो कितनी भी फॉरेन करेंसी भारत में ला सकते हैं ताकि वो भारत के एसेट्स को खरीद सके। तो यही आपका फुल कन्वर्टिबिलिटी होता है। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात की गई है तारापुर कमेटी में, ठीक है, एसएस तारापुर कमेटी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका आप कह सकते हैं दो समूचे महोत्सव होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो उगादी महोत्सव ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक का है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड का है, ठीक है। मिजोरम में आप कह सकते हैं अगर कौन सा फेस्टिवल होता है तो आपका चापचारकुट महोत्सव। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 75, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल ये आपका सितंबर में होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओणम फेस्टिवल आपका अगस्त में होता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। पोंगल फेस्टिवल मार्च में नहीं होता है, ये आपका जनवरी में होता है,
ठीक है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट का ही आपको यहाँ पर चयन करना था, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो मैलिक एसिड लिखा हुआ है मस्टर्ड ऑयल, तो मैलिक एसिड आपका खट्टे सेब में होता है, टार्टरिक एसिड आपका होता है पाइनएप्पल में या अनानास में, यूरिसिक एसिड होता है आपका मस्टर्ड ऑयल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड आपका स्पिनाच में होता है, स्पिनाच मतलब पालक होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर, किस एसिड को प्लास्टिक कंटेनर में रखा जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होती है इसे प्लास्टिक कंटेनर में रखा जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब कि उर्वरकों के उत्पादन में किस अम्ल का यूज किया जाता है, तो ये आपका नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, तो आप कह सकते हैं वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। टायर के निर्माण में, टायर के उत्पादन में वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द केमिकल यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ एंड केमिकल यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग, तो क्लाउड सीडिंग में आपको पता है कि कौन से केमिकल का यूज करते हैं, वो आपका सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, और उसके बाद जो कपड़ों से जंग के दाग होते हैं उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो लिखा हुआ है क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स, जो कि बिल्कुल सही है। एंडोस्कोप लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द इंटीरियर ऑफ अ हॉलो ऑर्गन और कैविटी इन द बॉडी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। हाइग्रोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर एंड गैस, मतलब वायु और गैस का जो ह्यूमिडिटी होता है, आर्द्रता, उसको हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा उत्तर जाएगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 81, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन आप कह सकते हैं मिक्सचर है किन किन एलिमेंट्स का या किन किन धातुओं का, तो वो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। ब्रास जो है ध्यान रखिएगा कॉपर और जिंक का है, और जो ब्रोंज है ये आपका कॉपर और टिन का है, ठीक है। तो ब्रास और ब्रोंज में बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा, ब्रास एंड ब्रोंज, देखिए कॉपर तो दोनों में है, ठीक है, ब्रास में भी कॉपर है और ब्रोंज में भी कॉपर है। अब आप देखिए कि टिन कहां पर होगा, सॉरी जिंक कहां पर होगा, अगर जिंक आपने देख लिया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रास में ध्यान रखिए क्या होता है, ब्रास में होगा कॉपर और जिंक। अब जिंक यहां पर ब्रास में क्यों है, क्योंकि ब्रोंज में तो जेड आ गया ना, ये याद करने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूं कि ब्रोंज में पहले से जेड है तो यहां पर जिंक नहीं होगा, ठीक है। ब्रास में जेड नहीं है तो यहां पर जिंक हम ऐड कर देंगे, और ब्रोंज जो होगा वो आपका कॉपर और टिन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको ये कभी भूलेगा नहीं, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। एक तरफ धातु लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके अयस्क के नाम लिखे हुए हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क आप सभी को पता होगा बॉक्साइट होता है। कॉपर का अयस्क अगर पूछा जाए तो ये आपका चाल्कोसाइट ही होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेड का जो अयस्क है ये आपका गैलेना होता है, और मैग्नीज का अयस्क आपका पायरोलुसाइट होता है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। द मेटल विद हाईएस्ट डेंसिटी, तो ओस्मियम हो जाएगा, और मेटल विद द लोएस्ट डेंसिटी आपका लिथियम हो जाएगा। लीस्ट रिएक्टिव मेटल आपका प्लेटिनम होता है, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। लाइटेस्ट गैस जो होता है ये हीलियम नहीं होता है, ये आपका हाइड्रोजन होता है। हैवीएस्ट गैस आपका रेडॉन होता है। टियर गैस आपका अमोनिया होता है, और मार्च गैस आपका मीथेन होता है। तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आपका कार्बन ही होता है, और एलिमेंट विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये आपका टंगस्टन होता है। एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका फ्लोरीन होता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो इस हिसाब से इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेरियम सिलिकेट एंड सोडियम सिलिकेट। बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट के मिक्सचर से कौन सी ग्लास का निर्माण किया जाता है, कौन सी कांच बनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा पायरेक्स ग्लास, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। फ्लिंट ग्लास लिखा हुआ है इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। क्रुक्स ग्लास जो है, क्रुक्स कांच चश्मों के लेंस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ये भी करेक्ट है।
सेना ग्लास लिखा हुआ है इन मेकिंग ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, जो कि बिल्कुल गलत है, सेना ग्लास का यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग पायरेक्स ग्लास का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ मिश्र धातु लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इनके उपयोग लिखे हुए हैं। तो ब्रोंज लिखा हुआ है इन मेकिंग ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स, तो ब्रोंज नहीं होता, वो ब्रास होता है। ब्रास का इस्तेमाल हम लोग इन डेकोरेटिव आइटम्स या फिर सजावटी सामान बनाने के लिए करते हैं। बाकी जो सोल्डर मेटल होता है ये इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज किया जाता है। उसके बाद ड्यूरालुमिन, ये आपका इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द एरोप्लेन, और स्टर्लिंग सिल्वर जो है ये फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। बाकी डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए हम कह सकते हैं ब्रास का यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरोफॉर्म की जो खोज थी वो सर जेम्स यंग सिम्पसन ने की थी, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद रक्त का परिसंचारण, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो तीनों ही करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जो मिसल्स होता है, ध्यान रखिएगा, ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। बाकी ये एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस और डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया के डिजीज हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 91, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस लिखा हुआ है काला अजर, जो कि बिल्कुल गलत है। हेपेटाइटिस भी वायरस के कारण होता है और काला अजर प्रोटोजोआ के कारण होता है। बाकी टाइफाइड जो होता है ये आपका बैक्टीरिया के कारण ही होता है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया बॉर्डेटेला परटूसिस। बॉर्डेटेला परटूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीज होती है, तो वो आपका वूपिंग कफ है या फिर काली खांसी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। विटामिन B5 पैरेस्थेसिया, जो कि आप कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। तो सारे ही करेक्ट लिखे हुए हैं, तो नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन वाज द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाउंडेड। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष की स्थापना दिसंबर 1977 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये आपका रोम इटली में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95, हाउ मेनी करंट मेंबर्स आर देयर इन द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी में कितने वर्तमान सदस्य हैं, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है आपका IREA, सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2009 में, ध्यान रखिएगा। और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, तो अबू धाबी UAE, अबू धाबी UAE में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 165 प्लस यूरोपियन यूनियन, टोटल नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स हैं वो आपके 165, और इनके साथ यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है, ठीक है, इनके अलावा 165 के अलावा। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये वीना में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा कहां पर है, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद लिखा हुआ है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक दोहा, ये भी गलत लिखा हुआ है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ये आपका जेद्दाह में है, जेद्दाह सऊदी अरेबिया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 97, इनकरेक्ट ऑप्शन यहां पर ढूंढना है। पहला लिखा हुआ है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, AIIB की, तो AIIB की स्थापना हुई थी आप कह सकते हैं जनवरी 2016 में, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 1961 में हुई थी। यहां पर 1962 लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं सितंबर 1961। बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर जाएगा। बाकी यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 98, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कौन सा रिपोर्ट निकालती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक निकाला जाता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ये आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट निकालती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तीनों ही करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 12 अक्टूबर वर्ल्ड निमोनिया डे, जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा 12 नवंबर को होता है।
12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे होता है, बाकी 10 दिसंबर को आपको ह्यूमन राइट्स डे होता है और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के टॉप 3 मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? मेज मतलब आप कह सकते हो मक्का, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कर्नाटक है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना है। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, क्योंकि पॉइंट इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ज्वार या शोरगम, ज्वार को शोरगम भी कहते हैं, तो ज्वार और शोरगम में टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? तो वो आपका है एक तो कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये ज्वार और शोरगम के लिए है। मेज के लिए आपका कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। मतलब ज्वार, शोरगम और मेज, इन दोनों में ही कर्नाटक नंबर 1 पे है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। लिखा हुआ है गुजरात फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश। तो मछली उत्पादन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि राजस्थान फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ग्राम या चने के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। आंध्र प्रदेश में लिखा हुआ है फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, तो महाराष्ट्र जो है ये आपका ग्रेप्स के उत्पादन में नंबर 1 पे है, जो महाराष्ट्र है। और बाकी गुजरात जो है वो आप कह सकते हैं कि ग्राउंडनट या मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 पे है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बॉक्साइट में नंबर 1 पे आपका उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपका झारखंड है, झारखंड के बाद आपका आप कह सकते हैं झारखंड के बाद गुजरात है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखिए इनमें से कौन सा लिस्ट में शामिल नहीं है, वो आपका है छत्तीसगढ़। तो डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103, एज पर द उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे हाउ मेनी लाख रुपीज वर गिवन पर फैमिली पर ईयर थ्रू गोल्डन कार्ड अंडर द अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड के द्वारा पर फैमिली पर ईयर कितने रुपए देने की बात की गई है? तो वो आपका है 5 लाख रुपए, ठीक है, गोल्डन कार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 104, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 हाउ मच परसेंट हैज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बीन एस्टिमेटेड एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे जो ग्रोथ रेट एस्टिमेट की गई है ये आप कह सकते हैं -7.7%। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मच हैज द पर कैपिटा इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 more than the per capita income in the financial year 2018-19 as per the data of उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2021। तो 2018-19 में जो पर कैपिटा इनकम था वो आप कह सकते हैं 1,26,521 था। बाकी 2019-20 में जो पर कैपिटा इनकम है ये आपका है 1,34,226। इनको आपस में माइनस कर दीजिए तो टोटल आपको मिल जाएगा 7,705। तो इस हिसाब से हम देखेंगे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 106, बाय हाउ मच परसेंटेज हैज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड बीन लेस देन इन द ईयर फाइनेंशियल 2019-20 एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 रिलेटेड टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब 2019-20 में जो फिस्कल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा था टोटल जीडीपी का, वो 2018-19 की तुलना में कितना अधिक है या फिर 2018-19 में की तुलना में कितना, मतलब 2018-19 की तुलना में कितना कम था। तो आपको अगर दोनों पता है फिस्कल डेफिसिट तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगर हम 2018-19 की बात करें तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट था 3.09%। 2019-20 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2.63% है। इनको आपस में आप माइनस कर दो तो 0.46% आपको उत्तर मिल जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 107, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज्ड बाय अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लीटर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2011-12। मतलब वित्तीय वर्ष 2011-12 की तुलना में वित्तीय वर्ष 19-20 में दूध के उत्पादन में लगभग कितने लीटर की वृद्धि हुई है। तो 2011-12 में जो दूध का उत्पादन था आप कह सकते हो 3.019 किलोग्राम पर लीटर, सॉरी पर काउ,
और अगर 2019-20 की हम बात करें तो 4.541 kg पर काउ। इनको आपस में आप माइनस कर दो तो आपको डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1.5 लीटर। देखिए इसमें कुछ ये सारे डाटा तो आपको याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जितना टेस्ट एग्जाम में यहाँ डाला गया है, जितना इस टेस्ट में डाला गया है, उतने डाटा एटलीस्ट आप रख लेना। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत मेजर चेंजेस हैं जो हुए हैं, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसी पार्ट से आने की, तो इसलिए आप एटलीस्ट ये डाटा रख लो, क्योंकि बाकी सारे डाटा, इतने सारे डाटा रखना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो एटलीस्ट आप इतना याद कर लो कि मिल्क के प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई है, तो आपका 1.5 लीटर, ठीक है। या फिर जो आपका फिजिकल डेफिसिट था वो कितना कम हुआ या ज्यादा हुआ है, तो 0.46%। तो इस तरह से ये वाले डाटा, सिर्फ इतने डाटा याद कर लो। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 108। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए बहुत ज्यादा, तो ये आगे भी आने के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो सेक्शनल टेस्ट हुआ था उत्तराखंड इकोनॉमिक्स का, ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शनल टेस्ट था आपका उत्तराखंड इकोनॉमी का, आई थिंक सेक्शनल टेस्ट 9 था, है ना। तो उसमें आप देखेंगे तो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में जो बजट है यूके का, उत्तराखंड का, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, तो उसमें सारी चीजें डिस्कस्ड है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, गैर कर राजस्व, वो आपका है 5.71%। पब्लिक डेट की अगर बात करें, लोक ऋण की, तो ये आपका है 22.28%। स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू जो है, राज्य का स्वयं कर राजस्व, ये आपका 22.11% है। और वहीं पर स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो 12.90% है। तो इस हिसाब से आप देखिए सबसे कम कौन सा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड स्पेंड्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। अब बात की जा रही खर्चे की, कि कहां पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि अदर जो एक्सपेंडिचर्स हैं इसमें, उसमें 15.79% आप कह सकते हो ये खर्चा होता है। बाकी सब में अगर बात करें, इंटरेस्ट डिविडेंड में 10.54, पेंशन फंड्स में आप 13.03%, मेजर और माइनर वर्क्स में 15.01%। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 110। हाउ मेनी मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड आर बीइंग डेवलप्ड एज मल्टी सर्विस सेंटर with the assistance of NABARD with a view to meeting the primary credit needs of the farmers। उत्तराखंड के राज्य की कितनी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को कृषकों की प्राथमिक ऋण आवश्यकताओं को पूरी करने की दृष्टि से नाबार्ड की सहायता से बहु सेवा केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो ये आपकी टोटल 102 है। अगला क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज नॉट द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख। तो आप देखेंगे इसमें जो तीनों सिटीज लिखी हुई सबकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। जैसे रुद्रपुर लगभग 1.5 लाख पॉपुलेशन है, काशीपुर 1,20,000 के आसपास पॉपुलेशन है, रुड़की की पॉपुलेशन भी 1,20,000 के आसपास है। तो सारे ही 1 लाख से ज्यादा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 112। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट कम अंडर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन एज पर द डाटा सेंसस 2011। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से उत्तराखंड के, तो ये क्वेश्चन तो आपको देखने ही पड़ेंगे उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें आपका देहरादून हो जाएगा, देहरादून के बाद आप कह सकते हैं नैनीताल, नैनीताल के बाद हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद आपका उधम सिंह नगर। तो इस लिस्ट में आप देखिए उधम सिंह नगर नहीं लिखा हुआ, उसकी जगह उत्तरकाशी लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन लोवेस्ट 4 में नहीं है शामिल, तो उत्तरकाशी लोवेस्ट 4 में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 113। Which of the following district does not come under the least urbanized 4 districts of the state of उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य के सबसे कम नगरीकृत 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। तो सबसे कम नगरीकृत 4 जिले कौन से हैं, तो एक तो आपका हो जाएगा बागेश्वर, फिर आपका रुद्रप्रयाग, फिर आप कह सकते हैं आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद अल्मोड़ा। तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, ये आपके 4 जिले हैं जो आप कह सकते हैं सबसे कम नगरीकरण है जिनमें। तो आप देखिए इस लिस्ट में कहीं पर भी चामोली नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून, तो आप कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो वन अनुसंधान संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय, ये भी आपका देहरादून में है। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा ये आपका देहरादून में नहीं है, ये आप कह सकते हैं बादशाही थौल टेहरी गढ़वाल में है, ठीक है। तो इसको सिंपली आप
टेहरी गढ़वाल कह सकते हैं कि श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ये टेहरी गढ़वाल में है। उसके बाद स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय ये आपका देहरादून में ही है। तो बाकी सारे ऑप्शंस तो करेक्ट लिखे हुए हैं, जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115, व्हेन हैड द अल्मोड़ा न्यूज़पेपर बीन फर्स्ट पब्लिश्ड? तो अल्मोड़ा न्यूज़पेपर आपका सबसे पहले 1871 में पब्लिश हुआ था, और जो गढ़वाल न्यूज़पेपर था ये आपका 1902 में हुआ था। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो टोटल आपके 95 ब्लॉक्स हैं या विकास खंड है, और लिखा इसमें पूछ रहा है कि थाली सैंड विकास खंड उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 117, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ जिला लिखा हुआ है, दूसरी तरफ तहसील लिखा हुआ है। तो जो अल्मोड़ा है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका धौल छीना तहसील है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी नैनीताल में आपका काला डूंगी है, देहरादून में हम कह सकते हैं दोईवाला है, और जो बागेश्वर है उसमें आपका काफिलगैर है। ठीक है, काफिलगैर आपका बागेश्वर में है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का जो सेक्शनल टेस्ट था, है ना, उत्तराखंड स्पेशल के नाम से, उसमें सारी चीजें डिस्कस्ड हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 118, देयर आर 2 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड के 3 जिलों में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें से कौन वो जिला नहीं है? तो आप कह सकते हैं बागेश्वर में भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीट्स हैं, चंपावत में भी 2 हैं, रुद्रप्रयाग में भी 2 हैं, चामोली में 3 है। ठीक है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 119 है कि नेम द डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। किस जिले में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत है? तो पौड़ी गढ़वाल में 1174 ग्राम पंचायत है। पौड़ी गढ़वाल में आपके 1174 ग्राम पंचायत है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये इस लिस्ट में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 120, करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द उत्तराखंड। तो ये आपके सुरजीत सिंह बरनाल थे, तो पहले गवर्नर आपके सुरजीत सिंह बरनाल हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो उत्तराखंड के थे, बिल्कुल सही लिखा है, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आपके प्रकाश पंत थे। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर प्रकाश पंत थे, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले जो कुछ आप कह सकते हो मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? तो आपके अशोक अभियेंद्र देसाई ही थे, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी फर्स्ट एडवोकेट जनरल आपके मेहरबान सिंह नेगी थे। ठीक है, फर्स्ट एडवोकेट जनरल आपके मेहरबान सिंह नेगी हो जाएंगे, और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये आपके विजेंद्र जैन हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया। एरिया के हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो चंपावत का जो एरिया है ये आपका है 1766 वर्ग किलोमीटर, रुद्रप्रयाग का एरिया है 1984 वर्ग किलोमीटर, बागेश्वर का एरिया है 2246 वर्ग किलोमीटर। तो 1, 2, 3 लाइन से सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड टचेस बोथ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों को टच करता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को टच करता है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड इन द माउंटेन वैली। तो माउंटेन वैलीज में इनमें से कौन से शहर स्थित है? नहीं स्थित है। तो चंपावत आपका वैली में ही है, घाटी में है, पिथौरागढ़ भी घाटी में, और बागेश्वर भी घाटी में है। बाकी जो अल्मोड़ा है ये आपका माउंटेन रेंजेस में, ध्यान रखिएगा, है ना, पर्वतों में ही है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, उत्तराखंड राज्य में कौन से 3 जिलों में वर्ष 1931 में वन पंचायतों की स्थापना की गई थी? तो देहरादून जिले में वन पंचायतों की स्थापना की गई थी 1931 में। ठीक है, सॉरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, इन तीनों में स्टैब्लिश किया गया था। ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर वन पंचायत बनाए गए थे, देहरादून में स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 126, फ्रॉम व्हेन द इको टैक्स वाज लिवाइड इन मसूरी। मतलब मसूरी में इको टैक्स कब से वसूला जाने लगा है? तो ये आपका 2009 से वसूला जाने लगा है। बाकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट्स को हिल स्टेशन कब डिक्लेयर किया गया था? तो ये आपका 1847 में डिक्लेयर किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127, अर्जुन अवार्ड 2021 अभी रिसेंटली में अनाउंस किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज नॉट अ हॉकी प्लेयर। आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे लिखे खिलाड़ियों में कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। तो अर्जुन अवार्ड 2021 में एक तो आप कह सकते हैं दीपक पुनिया को
देने की बात की गई है, जो कि रेसलर है, ध्यान रखिएगा, रेसलिंग करते हैं, हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे प्लेयर्स हॉकी के ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 128, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड उत्तम सीड पोर्टल टू बेनिफिट फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब पारदर्शिता और अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तम सीड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो आपका है हरियाणा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एजेंसी के बैंक के रूप में नियुक्त किया है? तो वो आपका हो जाएगा बंधन बैंक। ठीक है, उसके बाद लिखा है इसी में अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसे इंडस्ट्री चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का महानिदेशक चुना गया है? तो वो आपके अरुण चावला हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 130, which word has recently been chosen as the word of the year for the year 2021 by Oxford English Dictionary? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वो आपका वैक्स है, ध्यान रखिएगा, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ये आपका वैक्स था। ठीक है, और वेयर इज द G20 समिट 2021 हेल्ड? G20 2021 की समिट कहां पर हुई है? तो ये आपकी रोम इटली में हुई है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 131, who has recently been appointed as the MD and CEO of Eicher Motors Limited Company for the period of 5 years? तो हाल ही में Eicher Motors Limited कंपनी का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया 5 साल के लिए? तो आपके सिद्धार्थ लाल हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132, ऑथर एंड फिल्म मेकर चित्सी डेंगारिम्बागा नए ज्ञानोदय के लिए बोर्स वेरिन डेस ड्यूशन बुक हैंडल्स किस पुस्तक प्रकाशन और पुस्तक विक्रेता संघ द्वारा 2021 का शांति पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 का जो पीस प्राइज है वो आप कह सकते हैं बोर्सन वेरिन डेस ड्यूसन बुक हैंडल्स के द्वारा दिया गया है। तो किसे दिया गया है? मतलब आप कह सकते हैं कि किस देश के हैं, पहले तो पूछा जा रहा है कि किस देश से बिलोंग करते हैं। तो बड़ा अजीब से नाम है, इनको बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा। और बुक कौन सी थी, किस लैंग्वेज की बुक थी, या किस आप कह सकते हैं कौन सी बुक थी? तो हम कह सकते हैं कि जर्मनी के बुक पब्लिशर्स थे, जर्मन बुक पब्लिशर थे। ठीक है, उनको दिया गया था। और जो फिल्म मेकर सिस्सी डेगारिम्बागा नए ज्ञानोदय के लिए जो पुरस्कार दिया गया है, ये आपका जिम्बाब्वियन ऑथर हैं, उनको दिया गया है। जिम्बाब्वियन ऑथर एंड फिल्म मेकर हैं, उन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से 132 का बड़े अजीब अजीब से नाम है, तो इनको एज इट इज आप लोग याद कर लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिम्बाब्वियन। और बुक थी आपकी, या फिर जो ऑथर पब्लिशर थे वो कौन थे? जर्मन बुक पब्लिशर थे। ठीक है, तो जिम्बाब्वियन और जर्मन इसका उत्तर होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133, which entity has recently approved the acquisition of 4.99% of the outstanding equity share capital in HDFC ERGO General Insurance Company by the HDFC Bank? हाल ही में किस संस्था ने HDFC बैंक द्वारा HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बकाया इक्विटी शेयर पूंजी के लिए 4.99% के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया था, CCI, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134, Narayan Rane has recently launched an e-national level awareness program Sambhav in New Delhi to promote young participation in the promoting entrepreneurship. तो ध्यान रखिएगा, जो नारायण राणे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री से हैं, या नारायण राणे जो हैं ये आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्टर फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, नारायण राणे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135, which state has recently launched Go Green scheme and portal to provide electric two-wheelers to at subsidized rate to the construction and industrial worker of the state? किस राज्य ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना पोर्टल की शुरुआत की है? तो वो आपका गुजरात है। ठीक है, तो डी आप कह सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 136, Where has Ambassadors Round Table for Defense Expo 2022 recently been chaired by राजनाथ सिंह? तो न्यू दिल्ली में राजनाथ सिंह द्वारा आप कह सकते हैं डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों का जो राउंड टेबल था उसकी अध्यक्षता की गई है। और डिफेंस एक्सपो पूछा जा रहा है कि 2022 10 या फिर 13 मार्च 10 से 13 मार्च 2022 के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका गुजरात में आयोजित किया जाएगा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137, कोटक महिंद्रा बैंक रिसेंटली साइंड MOU विद विच एयरलाइन कंपनी टू लॉन्च
काशिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके साथ किस एयरलाइन कंपनी के साथ एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप कह सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू रिनेम द फैजाबाद जंक्शंस टू द, अब इसमें जो क्वेश्चन है उसी में उत्तर लिख दिया गया है, ये भी एक मिस प्रिंट है। अगला पार्ट जो क्वेश्चन का है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किस जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रखने का मतलब बात की है? तो वो आपका फैजाबाद जंक्शन है। फैजाबाद जंक्शन जो है उसका नाम बदल के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये आपके हैं जेबी मोहपात्रा। उसके बाद लिखा हुआ है कि इंडियाज इकोनॉमी ग्रू बाय व्हाट परसेंट ड्यूरिंग द अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल 2021, तो वो आपका हो जाएगा 20.1%। 2020-21 के अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आप कह सकते हैं कि 20.1% की वृद्धि देखी गई है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ स्पेशल कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ हाउ मेनी रुपीज टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इस्कॉन फाउंडर शिरला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है या स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो आप कह सकते हैं 125 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 140, द यूनियन टेरिटरी ऑफ, तो हम यहां पर कह सकते हैं लद्दाख, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज डिक्लेयर्ड स्नो लिपर्ड as a new state animal and black necked crane as a new state bird, and Praveen Kumar has won the silver medal in men's high jump at Tokyo Paralympics 2020। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स इंक्लूडिंग 389 स्पेशल पॉस्को कोर्ट्स। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज स्टार्टेड दिस स्कीम इन 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो 141 का आप कह सकते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है अकॉर्डिंग टू द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द आरबीआई इन मंथ ऑफ अगस्त। तो जो रेपो रेट है वो कितना बोला गया था? तो रेपो रेट आपका 4.25% नहीं था, ये आपका 4% बोला गया था आरबीआई के द्वारा। जो रिवर्स रेपो रेट है ये आपका 3.35 बोला गया था। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो MSFR है ये आपका 4.25 बोला गया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और जो कैश रिजर्व रेशियो CRR ये आपका 4.25 नहीं था, ये आपका 4% था। तो इस हिसाब से आप देखेंगे केवल सी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड है। अगला क्वेश्चन नंबर 143, who has recently signed an MOU with National Payment Corporation of India to provide unified payment interface auto pay facility to its customer। तो किसके द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो वो आपका है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 144, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो आप कह सकते हैं कि जो साइज के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण है वो 3 तरह से किया जाता है या 4 तरह से किया जाता है, जिसमें आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाएगा, मिनी कंप्यूटर आ जाएगा और माइक्रो कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, बाकी चौथा इसमें कई बार बाइफरकेट कर दिया जाता है पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है, या लैपटॉप में। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर लिखा हुआ है इट इज बेसिस ऑन द वर्किंग मेथड, है ना। ये कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है वर्किंग मेथड के आधार पर। तो वर्किंग मेथड के आधार पर 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक आपका डिजिटल होता है, दूसरा एनालॉग होता है और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो इस हिसाब से साइज के आधार पर कौन नहीं है, तो वो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल की। टॉगल की कौन सा होता है? तो आपका नम लॉक की होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन की, तो कंट्रोल की या CTRL जो होता है ये आपका कॉम्बिनेशन की होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146, विच क्लिक इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। तो फाइल, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम को ओपन करने के लिए डबल क्लिक का यूज किया जाता है, आप सभी को पता है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 147 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा नहीं? तो डेजी व्हील प्रिंटर ये आपका इंपैक्ट प्रिंटर है, ध्यान रखिएगा। इंपैक्ट प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर, बाकी ये सारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ही हैं। तो इसका
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपके रैम, यह आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी की पार्ट नहीं होती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी, तो कैचे मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है। तो हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149, व्हेन वाज द टीलू रौतेली स्पेशल पेंशन स्कीम लॉन्च इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये आपका लॉन्च हुआ था 2014 में। एंड हाउ मच रुपीज आर गिवन पर मंथ अंडर दिस स्कीम, तो 800 रुपए की बात की गई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज का आखिरी सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड द बोट हाउस क्लब हैड बीन स्टेब्लिश। तो बोट हाउस क्लब आपका नैनीताल में स्टेब्लिश किया गया था। और जो कुमायूं मंडल विकास निगम है, इसका स्टेब्लिशमेंट 1976 में किया गया था। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 150 का। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।